रीट की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और रीट सामाजिक लेवल जो एसएसटी के अंदर जो आपका लेवल है L2, उसके अंदर भूगोल का जो पार्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं सूर्य और चंद्रमा की मोशंस के बारे में, गतियों के बारे में। तो सूर्य और चंद्रमा की गतियों से पहले हमको समझना होगा कि सूर्य और चंद्रमा का परिवार, यानी कि सूर्य परिवार के बारे में हमको समझना होगा। चंद्रमा, उसका पार्ट कहाँ है, कैसे है, वो किसका पार्ट है, यानी ओवरऑल हमको सारा जितना भी मैटर उसके बैकग्राउंड का है उसको भी समझना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है वो सूर्य और चंद्रमा के मोशंस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो होगा वो सौर मंडल में पृथ्वी का हमको इसके बारे में जानना होगा। तो हमारी जो कक्षा 6 का जो पृथ्वी हमारा आवास हमारी पुस्तक है उसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हमको शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस सौर मंडल के बारे में, सूर्य के परिवार के बारे में हम पढ़ पाएंगे। और तभी हम क्या कर पाएंगे, सूर्य के मोशंस के बारे में और चंद्रमा के मोशंस को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं, हम सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और इसके परिचय की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको धैर्य के साथ में थोड़ा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको बिल्कुल यहाँ पे बारीकी से समझना पड़ेगा। प्रत्येक लाइन को जो है वो हमको समझते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न है वो एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है। इसलिए हमको किसी भी लाइन को छोड़ते हुए नहीं चलना है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और वीडियो को आराम से देखें, आसानी से समझें इस चीज़ को। चलिए शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल ये सही बात है कि सूर्यास्त होने के बाद जब हम आकाश को देखते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा फील होता है। आसमान में पहले हमको एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। जैसे ही शाम होती है तो हमको कुछ एक साथ हमें सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसमान के अंदर वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। धीरे धीरे हमको जो है वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देना शुरू होते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे जैसे अंधेरा होता है और हमको जो है उन स्टार्स की, या हम बात करें कि ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि सारे स्टार्स नहीं होते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं आसमान के अंदर, वो हमको चमकते हुए दिखाई देना शुरू हो जाती है। उनकी संख्या धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उनकी संख्या इतनी हो जाती है कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेशन हमारे बस की बात नहीं होती है। बहुत ज़्यादा संख्या, यानी आसमान लगभग पूरा भर जाता है। संपूर्ण आकाश जो होता है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ क्या होती है, चमकीली होती है। अब उनमें से कुछ तो है वो उनका प्रकाश होता है, चमकीली होती है, कुछ धुंधले दिखाई देते हैं और कुछ इस प्रकार के भी हमको प्रकाश दिखाई देता है जिनका प्रकाश हमको अलग टाइप का फील होता है। या कुछ जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको, और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है, बिल्कुल एक स्थिर रूप में हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आकाश ऐसा लगता है जैसे कोई उनमें हीरे जड़े हुए हो ना, और कुछ उनमें से हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे तो हम ये भी पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो अन्य से अलग हैं, है ना। यहाँ हम देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि टिमटिमाते हैं लेकिन अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जो है वो टिमटिमाता नहीं है, यानी बिल्कुल स्थिर रूप से चंद्रमा हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का एग्जाम्पल लेते हुए हमको बताया गया है कि चंद्रमा की भांति जो है वो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स इस आसमान के अंदर जो है वो अंतरिक्ष में ऐसे हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं, स्थिर रूप से जो है वो रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमको चंद्रमा जो है वो प्रत्येक दिन अलग अलग समय पर हमको अलग अलग आकार का दिखाई देता है और अलग अलग जो है वो स्थितियों में भी दिखाई पड़ता है। यानी आकार भी चंद्रमा का अलग होता है और उसकी हमको जो रोज है वो हमको एक जगह पे नहीं दिखाई देता है, उसकी स्थिति जो है वो भी परिवर्तित होती रहती है। आज हमको यहाँ दिखाई दिया इस समय, कल हमको कहीं और दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा है उसकी स्थिति चेंज होती रहती है, चंद्रमा का आकार जो होता है वो भी परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे आगे देखिए, बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन्स आने वाली है। आप पूर्ण चंद्र को, यानी पूरे चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और पूर्ण चंद्रमा वाली रात
या इसको हम पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि जैसे नाम में ही शब्द छिपा हुआ है पूर्णिमा, यानी इस दिन हमको चंद्रमा जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। अब इसके 15 दिन बाद, पूर्णिमा के 15 दिन बाद हम इस चंद्रमा को पूर्णतया नहीं देख सकते, पूर्ण चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है ना। और यह रात कौन सी होती है? पूर्णिमा के 15 दिन बाद जो रात होती है उसको बोलते हैं अमावस्या। और ये अमावस्या कौन सी रात होती है? ये नए चंद्रमा की रात होती है। इस दिन हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और अमावस्या के बाद जो है वो धीरे धीरे नया चंद्रमा है वो बनना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा चांद हमको दिखना स्टार्ट होता है और फिर वापस दिखता दिखता जो है वो पूरा चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा हमको वापस पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये एक सर्कल चलता रहता है, यानी पूर्णिमा के दिन हमको चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, अमावस्या के दिन हमको वो दिखाई नहीं देता है। अमावस्या वह रात होती है जिसको हम नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है कि नए चंद्रमा की रात्रि किसे कहते हैं? तो यहाँ पे नए चंद्रमा की रात्रि आपको ऑप्शन में अमावस्या सेलेक्ट करना है। तो प्रश्न है वो कैसे भी बन सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नहीं, हम अंतरिक्ष के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? प्रश्न है आपके लिए कि हम इन छोटी ऑब्जेक्ट्स जो जितने भी हैं आसमान के अंदर, या फिर हम बात करें चंद्रमा की ही बात कर लेते हैं, तो हम इनको दिन में क्यों नहीं देख सकते? जो रात को हमको इतनी चमकीली दिखाई देती है, इनको दिन में क्यों नहीं देख सकते हम? ये प्रश्न है। इसका उत्तर भी यहाँ दिया गया, देख लीजिए आगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। ये किस लिए होता है? सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, इसकी वजह से रात के समय में हमको चमकने वाली जो वस्तुएं होती है वो हमको दिन में नहीं दिखाई देती, क्योंकि दिन के समय में सूर्य का प्रकाश हमारे पास रहता है, इसलिए सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश की वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते। रात्रि के समय में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है, यानी जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा होता है वहां पे रात्रि होती है, और जहां रात्रि होती है वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो हमको क्या होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंचता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स हमसे काफ़ी दूर हैं, फिर भी हमारी जो उनकी रोशनी है वो हम तक पहुंच जाती है। लेकिन जब सूर्य की रोशनी दिन में हमारे पास पड़ती है तो क्या होता है कि दिन के अंदर सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है उनकी वजह से, क्योंकि सूर्य हमें हमारे बिल्कुल निकट है, यानी उन ऑब्जेक्ट्स की बजाय सूर्य हमारे ज़्यादा पास में है, इसलिए सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, और सूर्य के प्रकाश के ज़्यादा होने की वजह से हम उन वस्तुओं को, उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये तो इसके बात हो गई, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ रही है, इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए कहूँ क्योंकि बिल्कुल वास्तव में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ये। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं खगोलीय पिंड। तो यदि इस प्रकार से भी प्रश्न बने कि सूर्य, चंद्रमा या वे सभी वस्तुएं, यानी सीधा प्रश्न इस प्रकार से बना दे कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं, तारे कहते हैं, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दे दे, तो यहाँ आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा खगोलीय पिंड, जिसको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। यानी साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। ये आपको अंग्रेजी का जो टर्म्स है वो भी आपको याद रखना है, सेलेस्टियल बॉडी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए खगोलीय पिंड की बात होगी कि सूर्य को, चंद्रमा को और जितनी भी वस्तुएं जो रात के समय में जो चमकती है आसमान के अंदर, उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए खगोलीय पिंड की बात, खगोलीय पिंड की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम कि खगोलीय पिंड की क्या विशेषताएं होती है। देखिए खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, कुछ बड़े आकार के भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, कुछ गर्म भी होते हैं। और ये किनसे बने हुए होते हैं? ये गैसों से बने हुए होते हैं, तो ये गैसेस फॉर्म में यानी गैसों से बने हुए हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, इनके पास अपना प्रकाश होता है। ये भी क्या हो गई? सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंडों की विशेषता हो रही है। यानी गर्म होते हैं, गैसों से बने हुए होते हैं, इनकी ऊष्मा होती है, इनका प्रकाश होता है, और
इस ऊष्मा और इस प्रकाश को वो क्या करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। और इसी ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करने की वजह से हमको रात्रि के समय में ये चमचमाते हुए, या हम जिसको कह सकते हैं कि टिमटिमाते हुए या चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब देख लीजिए, खगोलीय पिंड के अंदर ही तारा है ना। तो तारे की विशेषता, एक प्रकार से ये खगोलीय पिंड के साथ साथ किसकी विशेषता हो गई? तारे की विशेषता हो गई, स्टार की विशेषता हो गई। कि तारा किसे कहते हैं? जो केसों से बने हुए हैं, जिनकी खुद की ऊष्मा है, प्रकाश है, और अपनी ऊर्जा को वो उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आई है, और वो इम्पोर्टेंट बात है कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। तो आपसे भी कभी पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे रे सूर्य तारा नहीं हो सकता, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है, एक स्टार सूर्य भी है। चलिए, तो ये तो था आपका ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं इस पेज को, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज जो है वो हमारा क्या है अगले पेज के अंदर? अगले पेज में देखिए, यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हम देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा को और उसके प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, और वे हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब हम मानते हैं कि मान लीजिए सूर्य भी तारा है, और हमको जो बाकी तारे रात को दिखाई देते हैं वो तो सूर्य की तरह इतना हमको गर्म प्रकाश नहीं देते हैं। मतलब इतनी जो है, सूर्य से तो हमको बहुत गर्मी लगती है या हमको बहुत ताप प्राप्त होता है, ऐसा हमको उन तारों से तो प्राप्त नहीं होता, हम ये सोचें। लेकिन वो क्या है कि सूर्य की जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो कम है, बल्कि उनकी जो दूसरे स्टार्स जो हमको रात को दिखाई देते हैं, उनकी जो दूरी है वो क्या है? उनकी दूरी ज़्यादा है। उनकी दूरी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? उनका प्रकाश हम तक कम पहुंचता है, और उनका प्रकाश के साथ साथ उनका ताप भी, उनकी ऊष्मा भी जो है वो हम तक कम पहुंचती है। इसलिए हम उसकी ऊष्मा और उसके प्रकाश दोनों को ही कम महसूस कर पाते हैं। इसीलिए हमको दिन में वो दिखाई नहीं देते, वरना ज़्यादा होता तो अलग बात होती कुछ। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये अत्यंत हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं, और इसकी ऊष्मा और उनको हम महसूस नहीं कर पाते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते हैं तो कितनी बड़ी होती है, लेकिन जब वो आसमान में उड़ती है तो हमको छोटी दिखाई देती है। सीधी सी बात है कि कोई वस्तु दूरी पर होगी, दूर होगी, तो हमको क्या दिखाई देगी? छोटी दिखाई देती है ना। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक में देखिए आगे लिखा हुआ है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। अब क्या होता है कि आसमान में हमको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, हमने शुरुआत में पढ़ा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई देते हैं। उन तारों की क्या होती है? बहुत सारी आकृतियां होती है, क्योंकि तारे होते हैं, समूह के अंदर होते हैं, तो कोई ना कोई डिजाइन, कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई शेप है वो बनी हुई होती है ना। इन आकृतियों को देखते हैं। इन आकृतियों को ही क्या कहते हैं? इन आकृतियों को कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र कहते हैं इनको। नक्षत्र इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश का टर्म्स भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, इसको नक्षत्र कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे नक्षत्र किसे कहते हैं। नक्षत्र क्या होते हैं? तारों के समूह को ही क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों का एक मंडल हो गया। अब यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है कि अर्सा मेजर। ठीक है, अर्शा मेजर, यानी मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है अर्शा मेजर। ये अर्शा और ये जो है वो आपका मेजर हो गया। अब ये अर्सा मेजर जो है ये क्या है? अर्सा मेजर एक नक्षत्र है, एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, अब इस कॉन्स्टलेशन की हम बात करें जिसको बिग बियर भी कहा जाता है, क्योंकि लेटिन भाषा के अंदर ये अर्शा मेजर है, और इस अर्शा मेजर को बिग बियर भी कहा जाता है, इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है। साथ में ध्यान रखना, आपको तीनों नाम है इसके, अर्शा मेजर, बिग बियर और ग्रेट बियर, ये एक ही चीज है, यानी। और तीनों क्या है? इनको तीनों को हम क्या बोलेंगे? नक्षत्र कहेंगे। अब देखिए, इसी अर्शा मेजर की ही हम बात कर रहे थे। इस अर्शा मेजर के अंदर क्या है? एक सप्तऋषि भी है। बहुत आसानी से इसको देखो, आप क्या लिखा हुआ है, बहुत आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसको हम पहचान सकते हैं। यानी कि इसमें देखिए नक्षत्र मंडल के अंदर एक सप्तऋषि नाम से है। इस सप्तऋषि नाम क्यों पड़ा है? 7 ऋषियों के आधार पर 7 संत इनको कहा जाता है, इसलिए इसको सप्तऋषि कहा जाता है। ये 7 तारों का समूह है,
जो कि किसका पार्ट है, नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का ही पार्ट है। तो अर्शा मेजर का पार्ट है। सप्तऋषि किसका पार्ट है, प्रश्न ये भी बन सकता है, सप्तऋषि जो है वो किसका पार्ट है, सप्तऋषि अर्शा मेजर का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा हुआ है कि चित्र संख्या 1.1 में आप आसानी से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा चित्र को गौर से देख लेते हैं। उससे पहले मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा पैराग्राफ मैं आपको नीचे दिखाऊं, फिर उसके बाद चित्र को समझे तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आज हमारे पास में जीपीएस, हमारे पास में कंपासेस इस प्रकार से होते हैं। उस समय प्राचीन काल में लोगों के पास में दिशा का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार की वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार के ऑक्यूपेंट्स जो है और वो नहीं होते थे, उनके पास में वस्तुएं नहीं थी उनके पास में। इसलिए वो उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए वो किसका यूज करते थे, वो ध्रुव तारा का प्रयोग करते थे। ध्रुव तारा, ठीक है, हाँ ध्रुव तारा, उत्तरी तारा जिसको उत्तरी तारा भी कहते हैं, जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। और ये किस दिशा को बताता है, उत्तरी तारा है। यदि आपसे पूछा जाए ध्रुव तारा किसको बताता है, किस दिशा को इंगित करता है, तो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए यह हमेशा उत्तर दिशा को ही इंगित करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो ऊपर चित्र दे रखा है उसमें हम क्या देख पाएंगे, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि हमें सप्तऋषि जो है वो हमको नक्षत्र हमको दिखाई दिया है, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं और हमको नॉर्थ दिशा जो है वो अच्छे से मालूम हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यानी ये संकेतक तारे मैं भी आपको चित्र में दिखाऊंगा। यदि हम इनको आपस में मिलाकर के एक काल्पनिक रेखा बना लें और एक रेखा खींच लें और उसे हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस चित्र को देख लेते हैं। चित्र 1.1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारे की ओर हम पहचान कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल कर लेते हैं और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके देख लेते हैं चित्र को वापस। चलिए ये देखिए, यहाँ पे एक लड़की को दिखाया गया है जो कि यहाँ पे उत्तर दिशा को देखने का प्रयास यहाँ पे कर रही है। अब इसमें आपको ऊपर जो है वो एक ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, ये ध्रुव तारा देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सप्तऋषियों का एक नक्षत्र बना हुआ है। इसमें यदि हम काल्पनिक रेखा बनाए, इस प्रकार से हम एक काल्पनिक रेखा बना ले, ठीक है, इनको जोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा हम बना लेंगे। ये काल्पनिक रेखा हो गई हमारी। ठीक है, अब इस काल्पनिक रेखा को यदि हम आगे तक लेके जाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, हमको ध्रुव तारा है वो मालूम पड़ जाएगा। ध्रुव तारे का हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, ठीक। अब ध्रुव तारा किसको दिखा रहा है, उत्तर दिशा को बता रहा है, ये उत्तर दिशा को इंगित कर रहा है। अब उत्तर दिशा मालूम होने के बाद हम पूर्व दिशा हमको वैसे मालूम हो जाती है कि पूर्व दिशा है, सूर्योदय जहाँ से होता है वह पूर्व दिशा होती है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो इस प्रकार से आप जो है वो ध्रुव तारे को देख सकते हैं। उत्तर का जो तारा है, उत्तरी तारा है, उसकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे का चैप्टर, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर उसको पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। जैसे अभी हमने कुछ खगोलीय पिंडों की बात करी कि सारे खगोलीय पिंड होते हैं वो नहीं चमकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनकी ऊष्मा नहीं होती है ना। इस प्रकार के खगोलीय पिंड भी होते हैं। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो तारे, तो हमने तारों की विशेषताएं तो पढ़ी थी कि तारों की खुद की ऊष्मा होती है, उनका प्रकाश होता है, वो तो खुद की होते हैं उनका। जबकि कुछ इस प्रकार के खगोलीय पिंड भी होते हैं, कुछ इस प्रकार के सेलेस्टियल बॉडी भी होती है जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनकी खुद की ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है साथ में कि कुछ खगोलीय पिंड जिनका खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है उनको ग्रह कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इनको प्लेनेट कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट शब्द किससे बना है, प्लेनेट शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। और प्लेनेटाई शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमक।
परिभ्रमक का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह क्या करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, है ना। तो प्लेनेटाई जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, तो आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है प्लेनेटाई किससे बना है, प्लेनेट शब्द किससे बना है, प्लेनेटाई से बना है। और प्लेनेटाई जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसको भी साथ में ध्यान रखना है। और अर्थ का भी आपको पता होना चाहिए, परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। तो ग्रह की परिभाषा भी हो गई चारों तरफ घूमने वाला। अब देख लीजिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है, एक ग्रह है। इसका मतलब पृथ्वी भी क्या है, चारों ओर घूमने वाली है ना। समझ गए आप, चारों ओर घूमने वाली है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, पृथ्वी की खुद की कोई ऊष्मा नहीं है, ये किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो हमने अभी बात करी थी कि ये जो किस प्रकार के जो ग्रह होते हैं वो तारों से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और सूर्य किससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, पृथ्वी किससे प्राप्त करती है, सूर्य से अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह प्रतीत, चमकती हुई प्रतीत होगी। यदि हम पृथ्वी को देखें, यदि मान लीजिए हम चंद्रमा पे जाएं, चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो हमको पृथ्वी भी चंद्र